आज की वीडियो में हम देखेंगे कि EKS-CTL का इस्तेमाल करके हम AWS EKS का क्लस्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है। पिछली बार हमने देखा था कि मैन्युअली एक क्लस्टर कैसे क्रिएट करें। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, एक-एक चीज़ देखनी पड़ती है, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई तो एरर पे एरर आते रहते हैं। कुछ प्री-रिक्विजिट्स है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। सबसे पहले AWS CLI जो कि मैं मैक चला रहा हूँ तो brew install AWS CLI कमांड से मैं इंस्टॉल कर लूँगा। विंडोज़ चला रहे हो तो chocolatey पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर लो। फिर choco install AWS CLI चला देना। फिर EKS-CTL सेम तरीके से brew install EKS-CTL चला दिया है यहाँ, और ये EKS-CTL इंस्टॉल होते हुए फिर हमें चाहिए kubectl brew install kubectl चला दिया है यहाँ। brew install kubectl कर दिया गया है। AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एक AWS स्पेस कॉन्फ़िगर की कमांड आती है। इस कमांड से हमें से 4 चीज़ें देनी पड़ती है: AWS की एक्सेस की, सीक्रेट की, रीजन नेम और आउटपुट फॉर्मेट। तो एक IAM यूज़र बना लो। मैंने यहाँ पे एक यूज़र बना रखा है एडमिन नाम का। इस एडमिन को पूरी एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन है। और अगर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाओगे तो यहाँ पे एक्सेस की एक ऑलरेडी मैंने जनरेट कर रखी है जो कि मैं अपने AWS कॉन्फ़िगर कमांड को फीड करूँगा। अब चलते हैं इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस पे। सबसे पहले हम देखेंगे एक इम्पेरेटिव मेथड। इम्पेरेटिव मतलब क्या कि कमांड चला दी और चल गया तो उसको इम्पेरेटिव कहते हैं। EKS-CTL क्रिएट क्लस्टर, अगर मैंने ये चलाया तो ये डिफ़ॉल्ट कमांड है, इसमें मैंने कोई ऑप्शन नहीं दे रखे तो ये डिफ़ॉल्ट क्लस्टर क्रिएट करेगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देने होते तो मैं EKS-CTL क्रिएट क्लस्टर, फिर रीजन देता _रीजन US ईस्ट 1, या फिर अगर मेरे को ज़ोन्स देने हैं तो ज़ोन्स देता, अवेलेबिलिटी ज़ोन्स, फिर नाम देता इस क्लस्टर का कुछ। तो ऐसे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट बाद हमारा क्लस्टर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लस्टर तैयार है। इस क्लस्टर के नोड ग्रुप में हम देखें तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हमें मिलती है। 2 नोड चला रखे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 नोड चलते हैं यहाँ पे। अगर हम क्लस्टर के अंदर देखें और कोई चीज़ें तो यहाँ पे हमें नोड्स नहीं दिखाई देंगे। इसका एक रीज़न है क्योंकि जिस यूज़र ने क्रिएट करा होता है उसी यूज़र को ये नोड्स दिखाई देते हैं, वरना वो नोड्स नहीं दिखाई देते हैं। नेटवर्किंग में अगर हम देखें तो नेटवर्किंग में इसने सबनेट अपनेट सब बना के अटैच कर दिया है। एड-ऑन्स कोई यहाँ पे एडेड नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई एड-ऑन्स नहीं आते हैं। एक्सेस में देखें तो IAM एक्सेस एंट्रीज़ में एक स्टैंडर्ड एंट्री है। ये स्टैंडर्ड एंट्री जिस यूज़र ने क्रिएट करा है, जिस यूज़र ने EKS-CTL की कमांड चलाई है, उसी यूज़र को ये IAM एक्सेस भी दे देता है। इसके अलावा इस क्लस्टर के साथ और कुछ ख़ास बात है नहीं। तो जो नोड्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर हमें ये नोड्स देखने हैं तो हमें उसी यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा जिस यूज़र से हमने क्लस्टर बनाया था। हमारे केस में, मेरे केस में वो यूज़र एडमिन है, तो मैंने एडमिन से लॉगिन करा तो यहाँ पे मेरे को 2 नोड्स दिखाई दे रहा है M5.large के। यहाँ पे तुम देखोगे तो नोड की सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि कोर कितना है, रैम कितनी, CPU कितना है। नीचे देखोगे तो कंडीशंस है, डेट्स है, लेबल्स है, हम सारे ऑप्शंस हम एक इम्पेरेटिव कमांड से ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कभी-कभी कुछ एरर आ जाता है तो तुम्हें क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जब तुम EKS-CTL की कमांड चलाओगे तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन का स्टैक बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगा बैकएंड में। अगर लेट्स से तुमने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दे रखे हैं तो फिर जो 2 स्टैक देख रहे हो इसकी जगह ज़्यादा स्टैक्स दिखाई देंगे। अब अगर हम कुबरनेटिस के साथ कनेक्ट करना चाहें तो जैसे ही मैंने EKS-CTL की कमांड चलाई वैसे ही इसने हमारे जो कॉन्फ़िग का एनवायरनमेंट है उसमें एक इंजेक्शन दे दिया, और फिर मैं अगर सीधा kubectl की कमांड चलाता हूँ तो मैं अपने क्लस्टर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। पे तुम कॉन्फ़िग देख सकते हो। जो हमारा नया-नया क्लस्टर बना है उस क्लस्टर की एक एंट्री यहाँ पे मिल जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फेरोशियस स्कल्पचर करके कोई नाम ले आता है अजीब-सा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो क्लस्टर है हमारा वो ओरेगॉन रीजन में बनता है, US वेस्ट 2। अगर हमें क्लस्टर डिलीट करना है तो EKS-CTL डिलीट क्लस्टर, उसके बाद _नेम और फिर उस क्लस्टर का नाम। तो नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं और ये क्लस्टर उड़ा देते हैं।
तो ऐसे ही क्लस्टर डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक हम देखते हैं डिक्लेरेटिव मेथड। इम्पेरेटिव तो देख लिया, तो डिक्लेरेटिव क्या होता है? जब हम एक YAML फाइल बना देते हैं तो उसे डिक्लेरेटिव कहा जाता है। अब इस YAML फाइल को हम cluster.yaml कहेंगे। ये थोड़ा थोड़ा हमारे कुबरनेटिस के YAML फाइल से मैच होती है। तो यहाँ पे जैसे API वर्जन हो गया, काइंड हो गया, मेटाडाटा हो गया और उसके नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए, तो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी तो है। API वर्जन यहाँ पे eksctl.io/v1 alpha 5 ये वर्जन है। काइंड जो है इसका ये क्लस्टर कॉन्फ़िग है। मेटाडाटा में तो नाम और रीजन दे दो, और अवेलेबिलिटी जोन्स में हम बताएंगे कि कितने अवेलेबिलिटी जोन में ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर तुम रीजन को US ईस्ट 1 पे सेट कर रहे हो तो याद रखना अवेलेबिलिटी जोन्स देना बहुत ज़रूरी है, वरना एरर आ जाएगी। फिर नीचे देखोगे तो VPC है। VPC का ऑप्शन दे रखा है हमने, CIDR दिया। अगर IPv6 चाहिए तो उसका ऑप्शन दिया। होस्ट नेम का टाइप दे रखा है, क्लस्टर के एंड पॉइंट दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये एक पब्लिक क्लस्टर है तो हम इस VPC को पब्लिक एक्सेस देंगे। फिर आता है एक्सेस कॉन्फ़िग पे। जो हमने IAM एक्सेस का मैकेनिज्म देखा था, वो उसी एक्सेस मैकेनिज्म को हम एक्सेस कॉन्फ़िग से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक नया यूज़र मैं ऐड करना चाहता हूँ, सैम्पल EKS यूज़र अगर मैंने ऐड करना है, तो फिर वो यूज़र मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल ARN दे दिया और इसे एज अ EKS क्लस्टर एडमिन बना दिया है, तो ये चल जाता है। अगर मुझे कोई IRS से बनाना है तो फिर मैं एक IAM के ऑप्शन से बना सकता हूँ। तो नीचे देखोगे तो IAM का ऑप्शन है, विद OIDC ट्रू कर रखा है और किस सर्विस अकाउंट से ये मैप होगा वो बता रखा है। इसमें कौन सी पॉलिसी अटैच होगी, तो Amazon S3 रीड ओनली पॉलिसी अटैच होगी। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे एक मैनेज्ड नोड ग्रुप आता है। इसमें हम मल्टीपल नोड ग्रुप्स दे सकते हैं डेफिनेटली, बट मैंने यहाँ पे एक ही नोड ग्रुप दिया है जिसका नाम पब्लिक है, और इसका इंस्टेंस टाइप अगेन M5.xlarge है। फिर एक नाम है और डिजायर्ड कैपेसिटी 2, मतलब ये 2 नोड्स लेके चलेगा। इस YAML फाइल को चलाने के लिए हम क्या करेंगे? eksctl create cluster -f और फिर फाइल का नाम, ये हमने चला दिया है इसे। अब वापस से 20 मिनट लेता है ये पूरी प्रोसेस करने के लिए। 20 मिनट बाद हमारा एक नया क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। चलते हैं क्लस्टर के अंदर। ये सिलेक्ट करा EKS क्लस्टर को। यहाँ पे तुम देखोगे तो क्लस्टर नया नया ताज़ा ताज़ा बना हुआ है। यहाँ पे IAM एक्सेस एंट्री सबसे पहले देखते हैं। तो जो सैम्पल EKS यूज़र हमने दिया था वो अटैच हो चुका है। एडमिन यूज़र से हमने बनाया तो एडमिन तो अटैच होगा ही होगा। अगर मैं कनेक्ट करूँ कुबरनेटिस से, सारे नेम स्पेसेस में अगर पॉड चेक करें तो हमें कुछ पॉड्स दिखाई देते हैं। अगर मैं एक नया पॉड रन करता हूँ, kubectl run nginx image nginx देते हैं, तो एक नया nginx का पॉड क्रिएट हो जाएगा और वो रन होने लग जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हमारे पास रोल क्रिएट करा हुआ था सर्विस अकाउंट के लिए। तो अगर मैं सर्विस अकाउंट्स को चेक करूँ डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में, तो मुझे यहाँ पे एक S3 रीडर का सर्विस अकाउंट मिल गया। अगर मुझे ये क्लस्टर डिलीट करना है तो eksctl डिलीट क्लस्टर -f और फिर फाइल का नाम, ये करने से ये क्लस्टर डिलीट हो जाएगा। अब देखो, एक नोन एरर मेरे को एक्सपीरियंस हुई जब मैं ये वीडियो बना रहा था। तो अगर तुमने पहले एक कोई eksctl से क्लस्टर बनाया हुआ और फिर तुम उसको डिलीट करते हो, तो कई बार क्या होता है वो क्लस्टर डिलीट नहीं होता कंप्लीटली, और फिर तुम वापस अगर eksctl चलाते हो और समहाउ अगर तुम्हारे क्लस्टर का नाम सेम हो जाता है, तो ये इस टाइप की एरर मारता है कि क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक ऑलरेडी एग्जिस्ट या फिर इस टाइप का कुछ। तो इस केस में क्या करना है, क्लाउड फॉर्मेशन पे जाओ या फिर जितने भी एरर में स्टैक्स आ रहे हैं उतने देखो। जिस नाम से तुम्हारा क्लस्टर बना रहे हो उसको, उस स्टैक को डिलीट कर दो, फोर्स डिलीट कर दो। अगर वो हो नहीं रहा है सही से डिलीट, तो कोई रिसोर्स रिटेन नहीं करना है हमें। अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर ये कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा थोड़ी देर में, और उसके बाद तुम वापस से क्रिएट क्लस्टर कर सकते हो। अगर क्रिएट क्लस्टर करोगे कोई एरर नहीं आने वाली इस बार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार थोड़े।